हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांत। तो कैसी चल रही बच्चे जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो? वेलकम टू दिस सेशन। आज हम करने वाले हैं 10 सबसे बेहतरीन एसर्शन और रीजनिंग के सवाल विच कम्स फ्रॉम फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। 10 सवाल होंगे आपके सामने और 10 के 10 सवाल धमाकेदार होंगे ना। अगर अभी आप सोच रहे हो कि भाई साहब एसेशन रीजनिंग कितने सवाल आते हैं फिजिक्स के आपके फाइनल एग्जामिनेशन में और आपके मिड टर्म्स में जितने आने वाले हैं, अगर आपका मिड टर्म्स हो गया तो आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। एसर्शन रीजनिंग के सवाल होते हैं 4 और वो आते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए जो आपके एक एक मार्क के सवाल होते हैं ना, वहां पे आते हैं एसर्शन रीजनिंग, जो आखिरी 4 सवाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 ये होते हैं आपके एसर्शन रीजनिंग। अगर आपका सैंपल पेपर, अगर आपका स्कूल का पेपर सीबीएसई के पेपर पैटर्न के हिसाब से सेट है तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो उनको कहिए कि उस पैटर्न में दीजिए, क्योंकि 10th में आपका सेम पैटर्न में आएगा। अब इस 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन में 2 सवाल होते हैं बायो के, एक फिजिक्स का होता है, केमिस्ट्री का होता है। तो क्या फिजिक्स से सिर्फ एक सवाल आता है पांचों चैप्टर्स को मिलाकर, जो हो गया मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर और साउंड। तो इन सबको मिलाकर आपको मिलती है सिर्फ एक सवाल। और आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के ऊपर ही पूरा 10 सवाल करने वाले हैं। तो आप समझ रहे हो, तो हम हर चैप्टर से 10-10 सवाल कर रहे हैं, 50 सवाल कर रहे हैं कि भाई 50 सवाल में से ही आपको आएगा एसेशन रीजनिंग, बाहर से नहीं आ सकता है। मोशन चैप्टर के लिए हमने ऑलरेडी कर ली है, तो बोलते जाओ बल्ले बल्ले, वीडियो देख लेना जाकर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, या तो बस सर्च कर देना एसेशन रीजनिंग मोशन क्लास 9th अभिषेक सर, मिल जाएगा आपको वीडियो, ठीक है। तो विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बस आपको इतना भी कहना चाहता हूं कि मैं आपको ये इस पूरे सेशन का जो पीडीएफ है, नोट्स है, एब्सोल्युटली फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फोड़ते जाइए, ठीक है बेटा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देता हूं कि भाई मैंने ना वेदांतु 9th एंड फिजिक्स नाम का भी एक और चैनल खोला हुआ है, जहां पर मैं 60 सेकेंड्स के शॉर्ट्स के थ्रू आपका पूरा सिलेबस क्लास 9 का कंप्लीट कर रहा हूं, और हो भी रहा है, और मस्त बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं। तो देखना जरूर इन क्लास 9 के वीडियोस को भी 60 सेकंड्स के शॉर्ट्स के थ्रू, कि ऐसा हो भी सकता है सर, ट्राई तो करके देखो, मजा आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ इन केस यू आर न्यू, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भाई ग्रेविटेशन के लिए ऐसा बना ले, ठीक है। चलो, पहला सवाल आपके सामने ये रहा। एकदम हर एक एसर्शन और रीजनिंग के पीछे कॉन्सेप्ट को समझकर हम आगे बढ़ेंगे। और आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा, और आपको याद रखना है कि एसर्शन रीजनिंग सवालों को कैसे करते हैं। अगर आपने मेरा मोशन वाला सेशन देखा हुआ है तो आपको आइडिया है, नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एसर्शन और रीजन को हमेशा स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 के तरीके से समझो, क्योंकि एसर्शन नाम किसी को समझ नहीं आता, रीजन नाम किसी को समझ नहीं आता। तो आपने मान लिया कि भाई ये स्टेटमेंट नंबर 1 है, स्टेटमेंट नंबर 2 है। अगर स्टेटमेंट नंबर 1 फॉल्स निकला, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स निकला, तो वो ऑप्शन डी होगा जवाब। बोथ एसेशन रीजनिंग आर फॉल्स, या तो ऑप्शन डी कभी कभी होता है एसेशन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ये भी होता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अब आगे बढ़ जाना, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कुछ और नहीं करना, ठीक है। मान लो कि अगर ये ट्रू निकला तो डी तो नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी होगा फिर, ठीक है। सी में क्या लिखा होगा? एसेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नहीं, अगर ये ट्रू निकला तो फिर आपको रीजन पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये ट्रू निकला तो आपको रीजन पढ़ना है, रीजन पढ़ोगे, स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ोगे, और अब अगर वो फॉल्स निकला तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। फिर आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, अब आगे बढ़ सकते हो। अब मान लो कि भाई साहब दोनों ट्रू निकले, ठीक है, तो जवाब सी या डी नहीं हो सकता है, आपको ए और बी में से कोई चीज चूज करनी पड़ेगी। अब सर ए और बी में चूज करना ही तो सबसे डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि ए और बी में डिफरेंशिएट कैसे करें, क्योंकि यार देखो ए क्या लिखा हुआ है, assertion एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। दूसरे में लिखा हुआ है assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, ये लिखा हुआ है। इसमें हम कैसे सर भेदभाव करें, क्योंकि वहां पे नॉट है, मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में। अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू निकले, फिर आप क्या करना, फिर आप स्टेटमेंट नंबर 1 से y करके पूछना, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर से पूछना y, पूछना ऐसे, ठीक है, या तो क्यों करके पूछना, हिंदी में पूछना, क्यों भाई, क्यों ऐसा है तो पूछना। अगर y आप पूछोगे स्टेटमेंट नंबर 1 से और उसका जवाब स्टेटमेंट नंबर 2 निकला, तो फिर आपका ऑप्शन नहीं होगा कि हाँ भाई रीजन ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सेशन का, उसकी वजह से हो रहा है। अगर नहीं निकला तो ऑप्शन बी होगा। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल करके देखते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है? फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ मास इन 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज नेवर सेम, ठीक है। मतलब 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस इज नेवर सेम, हाँ ऑफ कोर्स ये बात है। देखो यार, ये आपकी दुनिया है, ठीक है।
इज आपकी दुनिया, और बोल रहे हैं कि भाई इस दुनिया में मान लो कि यहाँ पर क्या कहते हैं, गुजरात में मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, मेरे को लग रहा, मान लो कि फोर्स लग गया 20 न्यूटन का, ऊपर की तरफ फेंका। अब मैं यहाँ पर कहाँ पर हूँ, अब मैं बैंगलोर में हूँ, बैंगलोर में मैं ऑब्जेक्ट को दोबारा फेंक रहा हूँ ऊपर, और सेम स्पीड से फेंक रहा हूँ, सेम एक्सलरेशन के साथ, तो मेरा फोर्स रिक्वायर्ड सेम रहेगा, 20 न्यूटन की बदल जाएगा, ये बताना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिंपल जवाब हमें पता होना चाहिए इसका कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि नहीं सर सेम तो नहीं होगा आपका यहाँ पे फोर्स, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यार देखो हमारा अर्थ जो है ना, हमारा अर्थ जो है वो गोल नहीं है, हमारा अर्थ जो है एक अंडे के शेप का है ना, अंडे के शेप का है, जिसकी वजह से आपका जो रेडियस है अर्थ का वो इक्वेटर, जो आपका सेंटर वाला पार्ट है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, वहां पर रेडियस बहुत लंबा है, और जो पोल वाला एरिया, जो ऊपर वाला पार्ट, जो पोल वाला एरिया होता है, वहां पर रेडियस बहुत छोटा है, तो रेडियस एट द पोल्स इज लेसर देन द रेडियस ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। अब क्योंकि ये ऊपर नीचे है तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Gmm/r²। तो इसमें आप देखोगे कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आपके रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली डिनोमिनेटर में है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपके रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जहां पर रेडियस कम होगा, जैसे rp लेस देन re है, जहां पर रेडियस कम होगा वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द इक्वेटर, है ना। आपके पोल पे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेटर से ज्यादा होगी क्योंकि वहां पर रेडियस कम है, दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब मान लो कि भाई मैंने पोल से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, मेरे को ग्रेविटी को बीट करके फेंकने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा, और इक्वेटर में मुझे कम फोर्स लगेगा, मैं ऐसे ही फेंक दूंगा, क्यों, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, समझे। तो अब सवाल क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ मास इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस नेवर सेम। यस दे आर नेवर सेम, बिकॉज दुनिया के हर एक पॉइंट पे आपका अर्थ पे रेडियस अलग है, जिस वजह से हर एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी अलग होगा। इतना अच्छा सवाल था ना, यही भाई, ऐसे सवाल करने मजा आता है, ऐसे सवाल आपको भी करने मजा आता है तो हिट द लाइक बटन, ठीक है। मजा आए ना आए भाई, आ गया तो फिर वाट लग जाएगी। तो भाई ये डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट है, हो गया बढ़िया, तो ट्रू है, तो ये तो नहीं है भाई, ऑप्शन डी तो नहीं है। अब रीजन पढ़ेंगे हम। द प्रेजेंस ऑफ जी विल नॉट इन्फ्लुएंस द एक्सेलरेशन, द प्रेजेंस ऑफ जी विल नॉट इन्फ्लुएंस द एक्सेलरेशन, ये क्या कह दिया भाई, वो छोटी जी वही तो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैसे नहीं इन्फ्लुएंस करेगा, इन्फ्लुएंस डेफिनेटली करेगा। क्यों क्यों करेगा सर इन्फ्लुएंस, क्योंकि जी तो आपने यहां पे कहीं लिखा नहीं। अरे बिल्कुल भाई, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का एक और नाम है और उसको हम कहते हैं वेट, है ना। व्हाट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरा वेट किस पे डिपेंड करता है, जितनी फोर्स से ये दुनिया मुझे खींच रही है अपनी तरफ, वो मेरा वेट होता है। दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दिस अर्थ ऑन मी इज कॉल्ड एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो भाई मेरा वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है कि नहीं, क्यों, कैसे, अरे भाई वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m/g होता है, वेट का ये फॉर्मूला भी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला भी सेम, दोनों आप लगा सकते हो वेट के फॉर्मूला के लिए, ये वाला भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, है ना। वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो भाई ऑफ कोर्स द प्रेजेंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डेफिनेटली इन्फ्लुएंस माय वेट, क्योंकि जी बदलेगा तो डब्ल्यू बदलेगी बदलेगी। अब सर जी कैसे बदल रहा है, भाई जी इसलिए बदल रहा है क्योंकि जी का फॉर्मूला क्या होता है, आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल G कैपिटल M/r², ये होता है आपके जी का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें अगर आपने ग्रेविटेशन, अरे मैं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर बताना है, भूल गया आपको, कि एसर्शन रीजन के सवाल और केस बेस्ड क्वेश्चन सवाल बहुत लड्डू होते हैं, बहुत आसान होते हैं अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है। अगर आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने से पहले इस एसर्शन रीजन सेशन देख रहे हो तो बहुत बड़ी गलती करते हो। इनफैक्ट आपको किसी भी और चैनल पे नहीं देखना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, अच्छा ऐसे करते वैसे करते, लेकिन वो आपको समझ नहीं आएगी पूरी तरीके से। चैप्टर पढ़ के आओगे तभी ये कनेक्ट कर पाओगे। तो मैंने ग्रेविटेशन इन 20 मिनट्स का सेशन लिया हुआ है, आप जाकर देख लीजिए। ग्रेविटेशन का फुल चैप्टर का वन शॉट भी है, आप यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, ग्रेविटेशन वन शॉट अभिषेक सर, मिल जाएगी। ग्रेविटेशन क्लास 9th 20 मिनट्स वन शॉट अभिषेक सर, मिल जाएगी वीडियो। आप बस उस टॉपिक के सामने मेरा नाम डाल देना, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला, क्योंकि मैं फॉर्मूला से समझा रहा हूं ना आपको, तो फॉर्मूला नहीं पता हो तो कैसे करोगे। अब इस जी के फॉर्मूला में भी आर है, तो आर बदलेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलेगी, और जी बदलेगी तो भाई डब्ल्यू बदलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट इसने कह दिया गलत हो गया, फॉल्स हो गया। तो अब क्योंकि
स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है, स्टेटमेंट नंबर 2 फॉल्स है, तो आपका जवाब यहां पे हो जाता है सी, assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो ये आज हमारा पहला सवाल था, थोड़ा सा मैंने हार्ड रखा ताकि आपको आइडिया लगे कि भाई कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है और एक्चुअली में assertion रीजनिंग सवाल करते कैसे। अब देखो इसके आगे आने वाले सवाल आपको बहुत ईजी लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विच ब्रिंग्स इट इन मोशन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे अगर अनबैलेंस फोर्स होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स होगा तो भाई साहब तभी ऑब्जेक्ट मूव करेगी, क्योंकि वही कहता है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो हाँ भाई, स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल है, स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है। 2 क्या कहता है? फोर्स इज नथिंग बट द पावर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। व्हाट, रियली? Force is power inside your body, that is force. I don't think so. Force is a push or pull in the simplest language of physics. आप क्लियरली दिया कि assertion true है, reason false है। ठीक है। थर्ड सवाल, from Newton's second law of motion, impulse is equal to change in momentum. ओ हो। Newton's second law of motion, impulse is equal to change in momentum. अरे भाई ये impulse क्या होता है? देखो इंपल्स का फॉर्मूला होता है बहुत अच्छा सा, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम इंपल्स होती है। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये इंपल्स का सिनेरियो कहां से आता है, समझो इसको ध्यान से भी। ठीक है, देखो हम फोर्स का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है उसको डेरिवेशन कहां से शुरू करते हैं? हम शुरू करते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यहां से हम शुरू करते हैं, है ना। फिर एंड में जाके हमें मिलता है F इज इक्वल टू एम ए, इसमें वैल्यू सब डालने के बाद, है ना। तो अगर मैं इसको ही थोड़ा रीअरेंज कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा F इंटू टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1, दैट इज योर चेंज इन मोमेंटम, और इसको हम कहते हैं इंपल्स। ठीक है, F इंटू टी को इंपल्स कहते हैं ना। तो सवाल क्या है, assertion क्या है? The Newton's from Newton's second law of motion, impulse is equal to change in momentum. Impulse is equal to change in momentum. Yes. From Newton's second law of motion, yes, it is true statement. देखो कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझना कितना जरूरी हो गया अभी, है ना। सेकंड क्या है? Impulse and momentum have different SI unit. भाई impulse का यूनिट क्या होगा यहाँ पर? फोर्स है तो न्यूटन होगा, टाइम है तो क्या होगा भाई? सेकंड होगा, न्यूटन इंटू सेकंड मान लो भाई। फ्रॉम फॉर्मूला तो न्यूटन इंटू सेकंड ही आ रहा है ना, कुछ और भी हो सकता है वैसे। ठीक है, लेकिन मोमेंटम का क्या है? मोमेंटम भाई, मोमेंटम होती है मास इंटू वेलोसिटी। मास होती है केजी, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड। ऑफ कोर्स केजी मीटर पर सेकंड का है, न्यूटन सेकंड का है। करेक्ट है, बढ़िया। और इनफैक्ट फोर्स भी आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, मास होता है केजी, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका हो जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो होता है आपका फोर्स, जिसको हम न्यूटन भी कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी डाल दूं तो एस और एस कट भी जाएगा। तो यहाँ पर तो हाँ भाई, इंपल्स और मोमेंटम का एसआई यूनिट सेम होना चाहिए। बिल्कुल सही, क्यों? क्योंकि भाई न्यूटन के बदले अगर मैंने मान लो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाल दिया, यहाँ पे सेकंड आ गया, सेकंड और स्क्वायर कट गया, केजी मीटर पर सेकंड जवाब होना चाहिए। इंपल्स का एसआई यूनिट और आपका मोमेंटम का एसआई यूनिट सेम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो फोर्स का यूनिट हम यहां से भी निकाल सकते हैं। मास का क्या है? केजी। एक्सेलरेशन का क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये है जिसको हम कहते हैं भाई फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। तो न्यूटन के बदले में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाल सकता हूँ। सेकंड ऑलरेडी है, सेकंड और स्क्वायर कट गया, केजी मीटर पर सेकंड भी आ गया। सही है भाई, सही है। तो इंपल्स एंड मोमेंटम हैव डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट एसआई यूनिट्स नहीं, इंपल्स एंड मोमेंटम हैव द सेम एसआई यूनिट्स, ये भी फॉल्स है। सो assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। यहां पर मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। और होना भी चाहिए ना एसआई यूनिट इक्वल। या देखो यूनिट, एसआई यूनिट हो सकता है अलग। एसआई मतलब क्या हो जाता है यार? जैसे आपके फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है, लेकिन एसआई यूनिट न्यूटन है, वैसे, है ना। तो यार इंपल्स एंड मोमेंटम फॉर्मूला के हिसाब से तो वैल्यू सेम आती है, केजी मीटर पर सेकंड हो सकती है। ठीक है, तो यस, बोथ assertion और रीजन आर ट्रू। आपका assertion और रीजन ट्रू है, लेकिन अभी हमें सवाल पूछना है कि भाई दोनों तो ट्रू ही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो अब हमारा सवाल है ना सर, ए चूज करे कि बी?
तो जैसे मैंने कहा था, आप एसर्शन से यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 से पूछो वाई, पूछो क्यों, तो मैं पूछूंगा फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। वाई? क्यों? क्योंकि इंपल्स और मोमेंटम का डिफरेंट ऐसा यूनिट है? नहीं, क्योंकि हमें मिलता है भाई, हमें मिलता है, डेरिवेशन में मिलता है हमें, इसलिए। बढ़िया, ठीक है। तो हाँ, तो देखो अभी हमने प्रूव कर दिया कि भाई देखो मोमेंटम का ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड है, और क्या कहते हैं हमारे इंपल्स का भी यूनिट हम केजी मीटर पर सेकंड बना सकते हैं, है ना, बना सकते हैं। तो आपको मुझे बताना है, तो सर फिर यहाँ पर रीजन तो ट्रू बताया जा रहा है, डिफरेंट ऐसा यूनिट कैसे हुआ? तो आपको बस ये बताना है मेरे को कमेंट्स में कि इंपल्स का एक्चुअल एसआई यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड ही होता है कि कुछ और होता है, कि न्यूटन सेकंड होता है, ये क्या होता है मुझे बताइएगा। जैसे आप पता कर लोगे गूगल से या तो फिर कहीं से भी कि इंपल्स का एसआई यूनिट क्या होता है, वो आपके मोमेंटम के एसआई यूनिट जो केजी मीटर पर सेकंड है उससे अलग होगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। थोड़ी सी मेहनत में, थोड़ी सी मेहनत आप, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं टू दी क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉडी इज मोमेंटरली एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्सेस द डायरेक्शन। अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाके नीचे आ रहा है ना, एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाके नीचे आ रहा है, तो मोमेंटरली ऊपर की तरफ मैक्सिमम हाइट पे वो जीरो हो जाती है। तो ऊपर जा रहा है, रिवर्स आ रहा है, तो ऊपर जाते वक्त, ऊपर जाकर रिवर्स आते से पहले वो थोड़े से पॉइंट के लिए, थोड़े से वक्त के लिए वो जीरो होता है उसकी वेलोसिटी, है ना। मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, करेक्ट है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। अ बॉडी इज मोमेंटली एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्सेस द डायरेक्शन, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी। अ बॉडी कैन नॉट हैव एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इज जीरो एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये कह रहा है कि मान लो कि वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, तो यहां पर क्या आपका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा? हाँ सर, आइडियली तो होना चाहिए ना, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी होती है आपकी एक्सेलरेशन। तो भाई साहब, अगर एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होती है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए, है ना। नहीं, नो, क्यों नहीं है सर? क्योंकि यार ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहां पर जीरो होगी, बिल्कुल सही है, लेकिन इसे हमारा अर्थ खींच रहा है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो नहीं है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो नहीं है, इसके ऊपर हमारा एक्सेलरेशन लगा है। क्या लगा है? इसके ऊपर हमारा, क्या हो गया? अरे यार, ये कैसे हो गया? एक सेकंड बच्चों, है ना, एक सेकंड। दिख रहा है सबको बराबर? ठीक है। तो यहां पर क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो जीरो नहीं है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो नहीं है, तो फिर ये एक्सेलरेट कर रहा हूं किस रेट पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रेट पे। दैट इज इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन होगा 9 पॉइंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। क्योंकि उसके ऊपर एक्सेलरेशन था नीचे की तरफ, क्योंकि धरती खींच रही थी, तभी तो ऊपर जाते वक्त रुका ना वो। अगर धरती नहीं खींचती तो रुकता क्यों, जाते रहता, करेक्ट है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे जीरो नहीं हो रही है। बॉडी कैन नॉट हैव एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी जीरो। नो, द बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी जीरो। कैन हैव, when the object is in a vertical motion, it can have. So it is a false statement. यहाँ पर reason assertion true है और reason false है। मजेदार सवाल। पांचवा सवाल आपके सामने। When astronauts throw something in space, that object would continue moving in the same direction and with the same speed. हाँ, है ना। अगर एस्ट्रोनॉट स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को फेंके तो जाता रहेगा वो। क्यों जाता रहेगा? क्योंकि वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है स्पेस में, उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं है, तो जाता रहेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि भाई एवरी ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external unbalanced force acting on it। जब तक उसके ऊपर कोई और फोर्स लगेगा नहीं, वो जाता रहेगा। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना गाइस। अब रीजन क्या कहता है? The acceleration of an object produced by a net applied force is directly related to the magnitude of the force and inversely related to the mass of the object। बिल्कुल सही बात है भाई। The acceleration क्या होता है? F is equal to m में आपके होती है फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा? F अपॉन m। तो इसके हिसाब से आप देखोगे फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड, मास इज इनवर्सली रिलेटेड, बिल्कुल सही वैल्यू है।
तो यहां पर आपका एक्सेलरेशन भी ट्रू है और आपका रीजन भी ट्रू है, बिल्कुल सही। तो यहां पर डी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। अब देखना है ए और बी में कौन सा है, पूछो क्यों, है ना। तो भाई आपकी ऑब्जेक्ट स्पेस में सेम स्पीड से कंटिन्यू मूव होती रहेगी, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास से? नहीं, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता है, वहां पर कोई भी ऑपोजिट फोर्स नहीं होता है, इसलिए, है ना। तो ऑफकोर्स ये बात है, आपका क्यों का जवाब रीजन ने नहीं दिया तो ए नहीं होगा, बी ही होगा। बढ़िया, मजा आया, मेरे को भी बहुत मजा आया गाइस। तो वी हैव डन 5 क्वेश्चंस राइट नाउ एंड गेस व्हाट, वी हैव डन दैट इन 20 मिनट्स एंड दिस इज ग्रेट यार। 20 मिनट के अंदर हमने अब 5 सवाल कर लिया, आने वाले 10-15 मिनट में हम बाकी 5 सवाल भी कर लेंगे। आई होप आज के लेवल के सवाल जो है काफी अच्छे हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं, है ना। क्योंकि मैंने आज थोड़े से इजी टू हार्ड तक के सवाल लाए और मैंने शुरुआत ही हार्ड सवालों से किया था, ताकि आपको लगे झटका कि भाई ओके, अगर आना है फिजिक्स से एक ही सवाल तो फिर थोड़ा दमदार आ सकता है। तो वो दमदार सवाल मैं लाया आपके लिए आज, है ना। लगा आपको झटका तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल इन केस यू आर न्यू। आगे बढ़ते हैं और टारगेट लेते हैं कि भाई 10 मिनट के अंदर बाकी 5 सवाल कर ले, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने, व्हेन वी सिट ऑन ए चेयर, ठीक है, मैं बैठ गए, आवर बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स डाउनवर्ड, ठीक है, हम चेयर के ऊपर बैठे हैं, ठीक है, ये चेयर है, हमारी बॉडी नीचे की तरफ एक फोर्स डालती है, हमारा जो वेट है वही हमारा फोर्स है जो हम लगा रहे हैं चेयर के ऊपर, बिल्कुल सही। एंड दैट चेयर नीड्स टू exert an equal force upward और चेयर विल कोलैप्स, बिल्कुल भाई। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। हम बैठकर चेयर के ऊपर फोर्स दे रहे हैं और चेयर भी हम हमारे ऊपर की तरफ फोर्स देता है, इसलिए तो हम कुछ देर बैठने के बाद हमारा बम दर्द करता है, क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स दे रहा है, वो बिल्कुल दे रहा है, ठीक है। तो एवरी और अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपने बैठा, फोर्स डाला चेयर पे, चेयर भी आपके ऊपर फोर्स डालेगा भाई, सिंपल सी बात है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है वहां पर, है ना बेटा। रीजन क्या है अब, द थर्ड लॉ सेज दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बिल्कुल मैंने जो अभी आपको समझाया वही रीजन में। तो ये सबसे इजी तरीका है, आपको वाई वाई पूछने की जरूरत नहीं है। अब जब पहला स्टेटमेंट पढ़ोगे, पहले स्टेटमेंट पढ़ते वक्त अगर आपको लगे कि भाई हाँ बिल्कुल सही है क्योंकि ऐसा होता है ना, वो क्योंकि ऐसा होता ही अगर रीजन में लिखा हो तो फिर बात खत्म, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं, ये भी ट्रू है, ऑप्शन ही करेक्ट आंसर। अगर मैं पहले वाले सवाल से क्यों पूछूंगा अभी कि भाई व्हेन वी सिट ऑन अ चेयर आवर बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स डाउनवर्ड एंड दैट चेयर नीड्स टू एक्सर्ट एन इक्वल फोर्स otherwise the chair will collapse, why? Because the third law of motion every action has an equal and opposite reaction, वही लिखा है, सही, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट सवाल, A table cloth cannot be pulled from a table without dislodging the dishes। यार आपने देखा होगा बहुत सारे YouTube शॉर्ट्स में भी, और बहुत सारे हम जैसे टीचर्स को करते हुए देखा होगा, है ना। वो कार्ड फ्लिक वाला, एक ग्लास के ऊपर एक कार्ड रख दो, उसके ऊपर एक कॉइन रख लो, फिर कार्ड को मारोगे कॉइन नीचे गिर जाती है। वैसे ही भाई एक टेबल के ऊपर कपड़ा है, यार मैं गलती से ना टच कर दे रहा हूँ यहाँ पर, इस वजह से ना यहाँ पर ऐसा हो जा रहा है, सो सॉरी गाइस। दोबारा से मैं थोड़ा सा लगा देता हूँ, सॉरी माय मिस्टेक। हाँ ठीक है, हाँ चलो, सॉरी वंस अगेन सॉरी। तो भाई टेबल क्लॉथ है, तो टेबल क्लॉथ हम, ओह गॉड, हाँ टेबल क्लॉथ है, टेबल, और उस क्लॉथ के ऊपर हमने प्लेट वेट रखी हुई है टेबल के ऊपर। फिर आपने करते हुए देखा होगा ना, टेबल का कपड़ा पकड़ते हैं और ठक कर खींचते हैं और कुछ नहीं गिरता। अगर आप तेजी से खींचो कुछ नहीं गिरता, इनर्शिया की वजह से। इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, तो आपने कपड़ा थक से खींचा, जो भी ऑब्जेक्ट टेबल के ऊपर तो रेस्ट पे रहना चाहते हैं, नहीं हिलते भाई ज्यादा, करेक्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, काफी अच्छा एग्जांपल है। तो दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि भाई टेबल क्लॉथ कैन बी पुल्ड विदाउट डिसलॉजिंग द डिशेस। डिशेस का मतलब होता है प्लेट्स, यूटेंसिल्स, जो भी टेबल के ऊपर रखे हैं सबको डिशेस कहते हैं इन जनरल, ठीक है। खाने वाला डिश नहीं, वो भी हो सकता है, यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो क्योंकि आपका एसेशन फॉल्स है, आपको देखना पड़ेगा कि भाई रीजन भी फॉल्स है कि नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो, अरे नहीं यार, रीजन हैज टू बी फॉल्स, क्योंकि कोई और ऑप्शन कहता ही नहीं है एसेशन फॉल्स है, बाकी सब कह रहे हैं एसेशन ट्रू है, तो रीजन को फॉल्स होना ही पड़ेगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। रीजन क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, नहीं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहाँ इनर्शिया का डेफिनेशन देता है, वो तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देती है ना तो बोथ एसेशन रीजन आर फॉल्स, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन, अ बॉय फेसिंग फॉरवर्ड इन अ मूविंग बस, बस जा रही है, मैं खड़ा हूं,
थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अप, और मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है। एट द सेम इंस्टेंट द बस बिगिंस टू एक्सेलरेट, जैसे मैंने ऊपर फेंका बस ने एक्सेलरेट करा। एक्सेलरेट किया मतलब जनरली हमारे साथ क्या होगा, अगर हम खड़े हैं और बस ने एक्सेलरेट किया, हम ठक करके पीछे जाएंगे, है ना, हम ठक करके पीछे चल जाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेट किया ना, ऐसे वू करके पीछे गया। अब ये बॉल के साथ क्या होगा, यही पूछेगा। द बॉल गोज अप एंड फॉल्स इन फ्रंट ऑफ द बॉय, लेकिन आपका जो बॉल है जो फेंका, हाँ, सीधे जाके सामने गिरा हमारे। बताओ, सामने जाएगा? ये हवा में, इमेजिन करो, ठीक है, ये मैं हूं, मैंने बॉल को फेंका, जैसा हमने बॉल को फेंका, बॉल जब हवा में है, बस ने एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेट किया तो क्या हुआ, हम सामने नहीं आ गए, क्योंकि हम तो सामने चले गए ना, बस ने एक्सेलरेट किया और हम यहां पे आ जाएंगे। बॉल तो अभी भी हवा में थी, तो अब बॉल हमारे सामने गिरेगा, हमारे ऊपर गिरेगा, या हमारे पीछे गिरेगा? दी चांसेस आर मोर कि हमारे ऊपर ही गिरे वो, है ना क्योंकि बॉल को हमने ऐसे ऊपर फेंका और मैं सामने आ गया, तो मेरे ऊपर ही गिरेगा ये, या तो मेरे पीछे गिर सकता, मेरे सामने नहीं गिर सकता। करेक्ट है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। रीजन, एज द बॉल राइजेस वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। क्या? एज द बॉल राइजेस, बॉल जब ऊपर जाता है तो वेलोसिटी बॉल की कांस्टेंट होती है। अरे यार, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाती है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, कांस्टेंट कैसे हो गई? ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। बोथ एसेशन रीजन आर अगेन फॉल्स, नॉट ट्रू। पहला वाला एसेशन काफी अच्छा था ना, ये वाला अच्छा था ना। आज का आखिरी सवाल गाइस, बिकॉज इसके बाद वाला जो 10th क्वेश्चन होगा वो आपके लिए होमवर्क होगा, ट्राई इट आउट। ये रहा आपका आज का आखिरी सवाल, सबसे लड्डू। न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सारे फोर्सेस के अप्लाई होते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, सब कुछ दुनिया के हर एक फोर्स पे अप्लाई होते हैं। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। फोर्स फोर्स होता है, कोई भी तरह का फोर्स हो। रीजन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन बॉडीज आर इन मोशन। है अच्छा, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मैं जब बैठा भी हुआ था तब भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन था, खड़ा भी होगा तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होगा। ऐसे कैसे हो गया भाई? फॉल्स स्टेटमेंट है, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। एसेशन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। खत्म। ये है आपका आज का आखिरी सवाल। इसका जवाब आपको मुझे देना है कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताना है कि भाई ग्रेविटेशन के लिए भी ऐसा ही धमाकेदार बना ले, क्योंकि आज देखो, आज 2 सवाल जो खतरनाक थे, ज्यादा खतरनाक थे, वो ग्रेविटेशन से रिलेटेड थे। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन तो उसके बाद था, ग्रेविटेशन से ज्यादा रिलेटेड थे। आपको भी लगा सर ये तो ग्रेविटेशन सवाल लग रहा है हमें। हाँ, लगता है, मेरे को भी लगता है सर, खपकवा जाती है भाई, समझ रहे हो तो इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना और मुझे बताना कि चाहिए कि नहीं। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऑल्सो टू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दी वेदांतु 9 फिजिक्स चैनल, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो भाई। एंड थैंक यू सो मच माय डियर अमेजिंग स्टूडेंट्स फॉर हेल्पिंग अस रीच 10,000 सब्सक्राइबर्स in such a very short span of time. Let's reach 2 lakh subscribers before the end of this year, academic year, that is by the end of March. Let's reach 2 lakh subscribers. Let's achieve that silver play button. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Until this, Abhishek signing off for today. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong, and I will catch you guys in the next session. Peace people.